हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, इसके बाद हम डिटेल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो, नाम आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पर, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो देखो, ये पिछले टॉपिक के कॉन्टिन्यूएशन में एक तरीके से है। मतलब अगर आपको पिछला टॉपिक समझ आ गया है तो उसको और अच्छे से रिलेट कर देगा और उसको और अच्छे से समझा देगा। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके कुछ और डायमेंशंस को ये ओपन कर देगा, सील्स, स्क्रिप्ट और वेट। आज के डेट में देखो, आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हो। आज से 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भी इन चीजों का इस्तेमाल करते थे प्रॉपर। और यही नहीं कि वो सिर्फ इस्तेमाल करते थे, ये सील्स इस्तेमाल के साथ साथ उनकी जो रीच है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो रीच है, उसके बारे में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हम आज के पूरे वीडियो में यही समझेंगे। देखो, सील, स्क्रिप्ट और वेट। सील का मतलब वेरी सिंपल कि आज के डेट में कुछ आप किसी भी चीज को मार्क करने के लिए कोई एक सिंबल आपने बना लिया, ठीक है। आज के डेट में लैंग्वेज भी डेवलप हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब अलग मॉडर्न लैंग्वेज है, तो आपने लैंग्वेज की सील बना ली। तो आज के हिसाब से एक पर्टिकुलर मार्क बन गया, है ना। आपने उसको एक वुडन या किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स में इम्प्रिंट करवा लिया, और आपने जब भी कोई आपका डॉक्यूमेंट है या कोई कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी आपके एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो आपने वो मार्क वहाँ पे इम्प्रिंट कर दिया और ये बन गया एक तरीके से क्या कि जेन्युइन चीज़ है ये। तो सील इज यूज बेसिकली टू एंश्योर दी जेन्युइननेस, है ना, कि कोई भी चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट है या कुछ भी आपका कोई ऐसी ऐसी चीज़ है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ है, तो उसको एक तरीके से जेन्युइननेस बता देता है, उसकी जेन्युइननेस बता देता है, ठीक है, उसको जेन्युइन साबित कर देता है सील। तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि एक तरीके का मार्क है, ठीक है, सिंबल है। फिर है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट आज के डेट में बेसिकली हमने कुछ सिंबल्स जो है वो बना रखे हैं। इन सिंबल्स को हम नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस होते हैं हमारे, उनमें इवन वर्बल कम्युनिकेशन भी कई बार हम एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज बनी है उसकी बेसिक एक आउटलाइन कह दो, उसकी जो उसको जो सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन है उसको हमने स्क्रिप्ट कह दिया है। वेट्स मतलब हम अपनी डेली लाइफ में जब भी किसी प्रकार की तो कोई क्वांटिटी होती है उसको मेजर करते हैं, तो उसको आप वेट कह देते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आज के डेट में भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीज़ 5000 साल पहले भी इस्तेमाल होती थी, आज से 5000 ईयर्स बैक भी इस्तेमाल होती थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रॉब्लम ये है, आज तो आपने बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है इसको, जहां पर ये 3 वर्ड जो लिखे हुए हैं हमें एक तरीके से हड़प्पा के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, वहीं पर एक तरफ ये हड़प्पा का एक डार्क साइड भी लेके आते हैं हमारी तरफ। डार्क साइड का मतलब है कि वैसा कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी वजह से हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम ये जो सील है या स्क्रिप्ट है इसको 100% डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें हड़प्पा की जो डेली लाइफ पैटर्न है इसकी हिस्ट्री नहीं समझ आती है। अनलाइक मेसोपोटामिया में आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया है इनके सील्स को, इनकी स्क्रिप्ट को, लेकिन यहाँ हड़प्पन्स की सील को और स्क्रिप्ट को हम इस देख के अंदाजा लगा लेते हैं, और बहुत आसान है चित्र देख के एक ऑब्जर्वेशन करना, एक इन्फ्रेंस निकालना। लेकिन उन सिंबल्स को बहुत अच्छे से समझना, उन सिंबल्स के मैसेजेस को डिकोड करना, ये मुश्किल हो रहा है ना। तो ये चीज पूरी इस वीडियो में आपको समझ आने वाली है कि कैसे हमने इस सील को समझने की कोशिश करी और क्या क्या हमें पता चला, क्या क्या नहीं पता कर पाए। सो सील एंड सीलिंग, सील वर्ड सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में लगभग कई बार इसका जिक्र आया है सील का। इनफैक्ट जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था जिसमें आपने प्रोक्योरिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी स्ट्रेटजीज टू प्रोक्योर मटेरियल, इसमें सील का कितना इंपॉर्टेंस आया था कि जो सील है वो कई जगह पर मिली हैं, और इन सील की वजह से हमने ट्रेड जो है इसको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ ट्रेड रिलेशन थे हड़प्पा के जो है कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ में, चाहे मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, इनके साथ में। तो सील क्या हो गया, एक तरीके का सिंबल हो गया, मार्क हो गया। सीलिंग इज अ प्रोसेस बेसिकली, मतलब जब आप किसी भी चीज को सील लगा रहे होते हैं तो वो जो प्रक्रिया है उसको बांधना, उसमें इंप्रेशन देना, इज कॉल्ड सीलिंग। तो सील और सीलिंग जो है, इनफैक्ट सीलिंग कई बार ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं आप, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सील ही है।
तो सील एंड सीलिंग वेर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये बात 100% प्रूफ हो गई है और पिछले के हमारे सारे लेक्चर्स से भी ये कवर हो गई है कि जो सील्स हैं बेसिकली वो हमें ये इंश्योर करती हैं कि हड़प्पा के जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशन है। आपने हड़प्पा को क्या कहा? आपने हड़प्पा को एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट कहा है। तो जब आप अर्बन सेटलमेंट की बात करते हो तो क्लास 11 की मेमोरीज आपके दिमाग में अभी भी होंगी, अगर नहीं है तो जल्दी से जाके ब्रशअप कर लो, रिवाइज कर लो वो चीजें। तो जब भी कोई प्लेस रीजन को आप सिटी कहते हो, अर्बन एरिया कहते हो, तो वहां के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर ट्रेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विसेज होंगी, है ना। ट्रेड तो सबसे पहला पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ट्रेड, हमें हड़प्पा में ट्रेड देखने को मिलता है और यहां से ये प्रूफ भी हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ट्रेड क्या होता था उस जमाने में? फैसिलिटेट जब होता था तो ट्रेड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को जेन्युइन करने के लिए ये लोग कुछ मार्क्स, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। इसी को सील कह रहे हैं। तो सील जो है किस काम में इस्तेमाल होती थी? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे भेजा गया होगा। ये पूरा पैराग्राफ यही समझा रहा है। इमेजिन, अब आप कल्पना करो, थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचो कि एक बोरा भर के कुछ सामान जो है वो आप भेज रहे हो, कहां से? हड़प्पा से मेसोपोटामिया की तरफ, ठीक है। सो इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स। आपने किसी सामान को, मान लीजिए आपने क्या भेजा है, कुछ आइडॉल्स या बर्तन भेज दिए, ठीक है ना। एक बोरा भर के बर्तन आप भेज रहे हो, कहां से? हड़प्पा से मेसोपोटामिया भेज रहे हो। या आप जार भेज रहे हो, जैसे पिछली बार आपने देखा था प्रोक्योरिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में कि एक जो ब्लैक जार था, ब्लैक क्ले वाला जार था, ठीक है, जिसको ओमान के लोगों ने मंगाया था। ऐसे मेसोपोटामिया के लोगों ने मान लो कुछ चीजें मंगाई हैं और आप यहां से भेज रहे हो। मान लो इन्होंने मिट्टी के बर्तन मंगाए हैं, ठीक है, या कॉटन की कुछ चीजें, गारमेंट्स वगैरह मंगाया है। चलो, तो ये जो गुड्स हैं ये जा रहे हैं, ठीक है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। पॉइंट ए से यानी हड़प्पा से ये जो जगह है, मान लो मेसोपोटामिया, अब मेसोपोटामिया पहुंच गए, मेसोपोटामिया पे भेज रहे हैं हम, ठीक है ना। प्लेस बी मेसोपोटामिया, ठीक है। चलो, अब इनके बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो ये जो आप गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, मान लो अब ये आपका ये हो गया बोरा, या जो भी आपकी थैली या जो भी सामान आप भेज रहे हो, तो जो भी आपका बैग हो गया, ठीक है। तो आपने ये जो बैग फुल ऑफ गुड्स बनाया है, इसका जब माउथ आप उसको बांधेंगे तो उसको रस्सी वगैरह लगा दिया आपने बहुत अच्छे तरीके से, और इसके बाद प्रॉपर जब उसको टाई कर दिया, ठीक है, तो रोप से टाई करने के बाद उसमें नॉट लगा दी, गांठ लगा दी, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, एक वेट क्ले से, गरम गरम वेट क्ले से उसको इम्प्रिंट कर दिया, वहां पे स्टैंप कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर कई बार एक या एक से ज्यादा तरीके की सील लगाई जाती थी, प्रेस की जाती थी। ये एक फोटो आप देख रहे हो यहां पे, ये फोटो बहुत अच्छे से देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये एक तरीके की जो आपको ऑब्टेन हुई है, ये क्ले वाली सील ऑब्टेन हुई है खुदाई के दौरान। हो सकता है बहुत अच्छे से क्लियरली आपको दिख रहा होगा उस तरफ से। तो ये देखो इम्प्रिंटेड है, ये मतलब सेम ऐसी आपको सील मिली भी है हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा में ज्यादातर जो सील मिलती है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप की मिलती है आपको, ठीक है, इस तरीके की। तो ये जो सील है वो लगी हुई है, यहां पर एक से ज्यादा सील लगी हुई है। अब देखिए ये क्ले है और पीस ऑफ क्ले जो है उसमें वन हॉर्न जो माइट भी कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और कुछ लिखा भी हुआ है। आप देखिए कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं, एक तो एनिमल बना हुआ है और कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। सो दिस इज द सील एंड दिस इज द स्क्रिप्ट। अब इसका कुछ मैसेज है। अब जानवर तो समझ में आ जाएगा देखने पे कि अच्छा भाई एक ये सींग वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये क्या कह रही है, वो डिसाइफर करना, वो डिकोड करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक, आज के डेट तक जब ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। चलो, तो ये जो सील है इसको प्रेस किया गया यहां पे। अब ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ इंप्रेशन, ये एक मैसेज है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके का संदेश है कि अगर ये झोला, बैग, ठीक है, हड़प्पा से यानी पॉइंट ए से मेसोपोटामिया यानी पॉइंट बी तक इंटैक्ट पहुंच गया, वहां पर वो जो आपकी सील है वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई है किसी तरीके से, ठीक है, इसका मतलब है कि जेन्युइन माल आया है। और मान लो कहीं पर टेम्पर्ड हुआ है, ठीक है ना,
अगर कहीं पर टेम्पर्ड है, अगर एज इट इज पहुंच गया सीलिंग पहुंचने तक, पूरी सीलिंग जो है कि बांधना और वो जो स्टैंपिंग की पूरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सीलिंग, तो अगर पूरी सीलिंग जो है उसकी इंटैक्ट है, यथावत है, एज इट इज है, जैसा कि शुरुआत से थी, बनाया गया था, ठीक है, वैसी है, तो यहाँ पर आपको जेन्युइन चीज़, मतलब ट्रेड जो हो रहा है वो, उसमें माल जो आया है वो बढ़िया है, एकदम चोखा माल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि बीच में टेम्पर होगा तो वो चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि एज इट इज सील बनाना भी आसान नहीं है, ठीक है। और खासकर जो ट्रेड फैसिलिटेट कर रहे हैं ये लोग ये काम नहीं करते हैं, सील बनाने के लिए डेडिकेटेड लोग हैं जो सील बनाने का काम पर्टिकुलरली करते हैं। ध्यान रखना, बीच में ऐसे सील नहीं बन जाएगी, और बनाने भी लगेगा कोई तो इतना जल्दी नहीं बनेगी, फिर माल डिले हो जाएगा तो दिमाग में डाउट हो जाएगा, है कि नहीं, कि भाई जो माल है वो डिले हुआ है, कुछ बीच में लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये जेन्युइननेस को, इसके साथ साथ हर एक पर्टिकुलर जो ट्रेडर होता था वो अपनी जेन्युइन सील बनाता था, जैसे आज के डेट में होते हैं। तो अब ये एक और चीज इंडिकेट करती थी कि ये जो सेंडर है, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन भेजा है, उसकी आइडेंटिटी को इंश्योर करता था कि हाँ फला नाम के जो ट्रेडर हैं उनसे हमने सामान मंगाया था, ठीक है। मान लो अदानी साहब ने कुछ भेजा यहाँ से, तो अब उनका पर्टिकुलर जो सील है, जो सिंबल है ना, वो वहां तक पहुंचेगा तो पता चलेगा कि हाँ उन्हीं के यहाँ से आया है ये, है ना, ये दूसरा कोई नहीं भेज दिया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम तो सील स्क्रिप्ट, सील समझ में आ गई थोड़ा थोड़ा आपको। अब अभी और इसको अच्छे समझते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और वो क्या लिखा हुआ है उसी को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये आप यहाँ बोर्ड में देखो, ये जो इमेज बनी हुई है, ये इमेज कुछ कहना चाहती है। अब क्या कहना चाहती है ये ना आप समझ सकते हो ना मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि किताब भी नहीं समझा पा रही है, और जिन्होंने वहां एक्सकेवेशंस करे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं ना, वो भी नहीं समझ पाए हैं। तो जब वो खुद नहीं समझ पाए तो आगे के लोगों को नहीं समझा पाए, फिर जिन्होंने बुक लिखी, हिस्टोरियंस और आपके जो टीचर्स और एक्सपर्ट्स हैं, वो भी बुक में समझा नहीं पाए, हम सब ने बुक पढ़ी और हम भी नहीं समझ पाए। तो बेसिकली वी आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग दिस कि ये डिकोडेड नहीं है अभी तक, दिस इज दी वन जेन्युइन थिंग। तो ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है हड़प्पा की। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या होता था कि एक प्रकार की कुछ राइटिंग में सिंबल्स इस्तेमाल होते थे, आप देख रहे हो, ठीक है ना। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। कैसी स्क्रिप्ट है? एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जिसको बिल्कुल समझा ना जा सके, जो कि बिल्कुल भी मतलब रीडेबल ना हो, समझ ना पाओ, जिसको देख के ना समझ पाओ आप, काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जो समझ ना आए, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। मतलब बहुत नॉर्मल अगर वर्ड में मैं इसको बताऊं तो, सो एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिकोड इट टिल डेट, हम इसको डिकोड नहीं कर पाए। सो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। तो ठीक है, हमें राइटिंग तो दिख रही है, यहाँ पे लाइन ऑफ राइटिंग दिख रही है, प्रॉपर दिख रहा है। प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। अब हो सकता है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक बैनर है, ध्यान रखिएगा, ये उस जमाने का एक बैनर है, बड़ा बैनर है, जैसे बैनर बनते थे उस बैनर में कुछ लिखा रहता था। आज के ज़माने में भी जैसे आप बैनर बनाएंगे तो आप मान लीजिए अपने शॉप का बैनर बना रहे हैं तो एक सिंबल लगा के देंगे आप, फिर आप नाम लिख के देंगे कि फला फला जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपका वेंचर है। तो ये एक बैनर है उस ज़माने का, उस ज़माने में एक बैनर जो मिला था, ठीक है, उसका एक पार्ट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो कुछ भी लिखा हो भगवान जाने, लेकिन हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट होती थी और इसमें जिस तरह से ये चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें पता चलता है कि नाम, पर्सन का नाम और टाइटल ऑफ द ऑनर, ठीक है ना, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। कि भाई मान लो जैसे सामान भेजने की बात कर रहे थे हम, तो जो कुछ भी गुड्स जा रहे हैं वहां पर क्या रहेगा, एक तो उस पर्सन का, उस ट्रेडर का नाम रहेगा कि ये फला ट्रेडर जो है ना, ये इसने सामान भेजा है, प्लस टाइटल की मान लो वो कोई डेजिग्नेशन भी होल्ड करता है, मान लो चेयरमैन ऑफ ट्रेडर्स है ना, या चेयरमैन ऑफ क्लॉथ फेडरेशन है, या कुछ भी इस तरह का, है ना, कपड़ा व्यापारी संघ का अध्यक्ष है वो, तो उसका टाइटल भी जो है वो जाता था उस सील में, ठीक है, उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी रहती थी। जैसे पिछले अभी स्लाइड में जस्ट इसके पहले आपने देखा, मैंने आपको जब सील दिखाया तो एक एनिमल बना हुआ था प्लस कुछ लिखा भी हुआ था, तो माइट भी एक तो उसका नाम लिखा होगा, नाम के साथ साथ उसका डेजिग्नेशन या उसका टाइटल लिखा होगा कि कौन व्यक्ति हैं ये बेसिकली। सो स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव, ये हमने देख ही लिया, मोटिव का मतलब होता है जनरली एनिमल, ठीक है,
कोई भी पर्टिकुलर पशु, तो ये कुछ मीनिंग कन्वे करते थे। मोटिव कन्वेड अ मीनिंग, ठीक है। दोज हु कुड नॉट रीड, मतलब सील में अगर पर्टिकुलर टाइप का कोई एनिमल है, ठीक है, अब मान लो सील में ये एनिमल बना हुआ है। अब सील में ये जो एनिमल बना हुआ है इसका अपना कुछ मतलब है, ये मतलब लोगों को पता है। लोग जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, उसको अच्छे से नहीं समझते। सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, या हो सकता है जहां आपका सामान जा रहा हो वहां पर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो, पर उनको ये बताया गया होगा कि ये जो सामान आएगा उसमें एक बिल्ली बनी होगी, ठीक है, उसमें एक बिल्ली बनी होगी, ठीक है। अब बिल्ली पहचानना उनको आता है, तो वो ये जान जाएंगे कि हाँ इस सामान में बिल्ली बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये जो सामान आ रहा है वो इसी पर्टिकुलर पर्सन का सामान आ रहा है। फिर जब वो आगे पहुंचेगा तो उसमें स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसे, तो आगे जो पढ़ना लिखना जानता है, जिसको जो लिटरेट है उसको समझ भी आ जाएगा कि अच्छा हाँ एक तो सिंबल है प्लस साथ साथ सिंबल के साथ साथ में क्या है यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो स्क्रिप्ट जो है वो एनिग्मेटिक है, प्रॉपर आज तक हम उसको रीड नहीं कर पाए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें जहां जहां पर और खुदाई में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब जहां पर खुदी हुई ये स्क्रिप्ट मिली है, ध्यान रखिएगा, जहां जहां पर भी हमें स्क्रिप्ट मिली है, ठीक है, उनमें से कुछ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी छोटी छोटी हैं, शॉर्ट हैं, ठीक है, और कुछ कुछ जो है वो बड़े लंबे चौड़े कुछ भाषण लिखा हुआ है, मतलब कहने का कि कुछ लॉन्ग चीजें लिखी हुई हैं, कुछ लंबा कम्युनिकेशन किया गया है। तो ये प्रॉपर देख के कम से कम हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना अंदाजा लगा लिया कि स्क्रिप्ट जो है भले हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, स्क्रिप्ट आज भी क्या है, डिसाइफर्ड नहीं हो पाए, अनडिसाइफर्ड है। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, किसी चीज को पढ़ना, रीड करना, समझना, रीड बस नहीं, टू अंडरस्टैंड, टू डिकोड इट इज कॉल्ड डिसाइफर। जब आप किसी को बहुत अच्छे से समझ के उसका मंतव्य, उसका मोटिव, उसकी मीनिंग बहुत अच्छे से समझ के उसको पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसाइफरिंग। तो यहां पर जो है डिसाइफर करना जो भी है, अब अंग्रेजी आप देख लो, तो यहां पर ये जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा की, ये क्या है, प्रॉपर डिसाइफर नहीं हुई है अभी तक, डिकोड नहीं हुई है अभी तक, हम नहीं समझ पाए हैं कि ये लोग क्या लिखते थे। हम देख के थोड़ा बहुत जो कुछ रिलेट कर पाते हैं उतना ही बहुत है हमारे लिए। इसके अलावा जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन है पूरी सिविलाइजेशन के बारे में, वो जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे ग्रेट बाथ मिल गया, ठीक है, जैसे आपको ईंटें मिल गई, जैसे आपको ऑर्नामेंट्स मिल गए, जैसे आपको बर्तन मिल गए, मन के ज्वेलरी, जितनी भी चीजें आपको मटेरियल रिमेन्स की हैं, मिली हुई हैं, उनसे हमें बस क्लियर हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी लिख के समझ के, मतलब लिखा हुआ समझ के अगर आप पढ़ पाते शायद हड़प्पा को, तो ये मान के चलो कि और रेवोल्यूशन हो जाता, शायद आपको पता चल जाता वो जो आपको और ज्यादा प्राउड फील करा सकता था इस सिविलाइजेशन के बारे में। ओके चलो, सो इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम हालांकि डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, फिर भी ऐसा समझ में आता है अपीरेंटली, जब हम इसको कोशिश करते हैं समझने की, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल। मतलब आज के डेट में जैसे हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, एक एक लेटर है, फिर इनको मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इस तरह नहीं थी। इस तरह की जो स्क्रिप्ट है इनकी नहीं थी। यहां पर क्या है, यहां पर आपका एक साइन, वोवेल, कॉन्सोनेंट, इस तरीके से स्वर व्यंजन इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब स्वर और व्यंजन यानी वोवेल और जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हम आज के समय में जानते हैं, उस समय में किस तरीके से इनको डिजाइन किया गया, या जो लैंग्वेज है उसको कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली उसकी जो एटिमोलॉजी थी वो कहाँ से निकलती थी, ये चीज क्लियर नहीं होती है। फिर भी जो थोड़ा बहुत समझ आता है वो ये समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत सारे साइन हैं जो कि हमें क्लियर हो गए हैं अभी। जैसे मान लो 2 लाइनें खींच दी, ठीक है, इस तरीके की, अब इस तरीके से कुछ और ऐसा बना दिया, मछली जैसा कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसे कुछ अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। अब जैसे हैशटैग बना दिया, ठीक है, या ऐसे 2 लाइनें, मतलब कुछ कुछ इस तरीके से सिंबल्स हैं यहाँ पे बेसिकली। जैसे अभी आपने यहाँ पे इमेज में देखा, ठीक है, ये इमेज जो आप देख रहे थे, इस इमेज में आप देख रहे हो अभी यहाँ थोड़ा बना है, चक्र बना है, ये क्या है, यहाँ पे है ना एक्स बना है, यहाँ पे आई बना है, भगवान जाने और हड़प्पन्स जाने कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है। कोई हड़प्पा कभी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, पर कभी कहीं ऐसा कोई रिलेट हो जाए तो फिर अलग ही बात है, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होता था,
जैसे यहाँ पे साइन और साइन होते थे, उन साइंस को डिकोड करना मुश्किल है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइन मिले हैं, अप्रॉक्स 375 to 400 साइन एंड सिंबल्स आर देयर। अब ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत रिच है, बड़ा है, मतलब अंग्रेजी में 26 ही हैं, है ना, अल्फ़ाबेट, और इतनी वास्ट वोकैब है। वैसे आपको यहाँ पर 375 to 400 साइंस मिले हैं, और कितनी पता नहीं कैसे क्या लैंग्वेज रही होगी, मतलब अजब ही है। चलो, सो इट इज अपियरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अब इतना जरूर समझ में आ जाता है देख के, क्या समझ में आ जाता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी ये कैसे लिखी जाती थी, ये दाएं से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, जैसा कि अमूमन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कहना चाहिए, मतलब इस तरीके से, ऐसा थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, ठीक है। कैसे लिखी जाती थी, अगर आप इसको देखो तो ये बेसिकली लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, ऐसे। मतलब बेसिकली शायद सही लिखा था मैंने, ठीक है ना, हाँ सही लिखा था, क्योंकि इस साइड से जब आप देखोगे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑलराइट, राइट टू लेफ्ट, ऑलराइट, यस। सो दिस इज हाउ इट वाज रिटन, इस तरीके से लिखा जाता था इस हड़प्पन स्क्रिप्ट को। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसे हमें समझ में आया है कि जब इन्होंने लिखा होगा कहीं पे, तो इन्होंने पहले राइट से शुरू किया उसको लिखना, और उसके बाद फिर क्या किया, उसको उन्होंने लिखते समय थोड़ा सा पहले इधर ब्रॉडली लिखा, और इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ गया, जैसे मान लो यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे, जब ये ऐसे राइट टू लेफ्ट इस तरीके से लिखते थे बेसिकली, ठीक है। मतलब जब मैं उधर खड़ा हूं तो उल्टा हो जा रहा है मेरा राइट, और जब मैं ऐसे हूं तो यहाँ पे मेरा राइट इस तरीके से प्रॉपर आ रहा है। तो आप भी अपने हिसाब से उसको लो। तो जैसे जब आप बुक पे लिखते हो तो नॉर्मली आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड राइट टू लेफ्ट। ये ऐसे लिखी जाती थी बेसिकली लैंग्वेज, इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो जब ये लिखते थे तो इन्होंने क्या किया, किसी पीस ऑफ पेपर का मतलब यहाँ पे जिस पे भी बेसिकली लिखते थे, स्क्वायर्स वगैरह पे, मेटल ऑब्जेक्ट्स पे, या जिन पे भी, ठीक है, या पॉट्स वगैरह पे। तो जब वो लिखते थे तो जैसे उन्होंने राइट से ऐसे शुरू किया लिखना, फिर लेफ्ट आते आते क्या होता था कि वो चीज़ें थोड़ी सी श्रिंक होने लग जाती थी, और जब वो शुरू में लिखी हुई हैं तो थोड़ी सी वाइड है, तो इससे देख के एक नॉर्मल बड़ा अंदाजा लग जाता था कि अच्छा ये हो सकता है। जब लिखते थे, जैसे आप नॉर्मली लिखना शुरू करो तो आपका लिखने का जो पैटर्न है, जहाँ से पेन रख के शुरू करोगे लिखना, वहाँ पर पेन का एक थोड़ा सा वाइट डॉट बनेगा, फिर वहाँ से आप इस इंक को और स्प्रेड करोगे, लिखोगे, ठीक है। फिर जहाँ पे छोड़ोगे तो एक लिखने का पैटर्न जो है उसमें समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ से इस व्यक्ति ने शुरू किया होगा और यहाँ पर इस तरीके से खत्म किया है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। लिखने के पैटर्न से इनके समझ में आ जाता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, ठीक है, यानी दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की तरफ ऐसे जाते थे लिखते हुए। और सम सील्स, कुछ सील्स में हमें क्या है, वाइडर स्पेसिंग दिखी है ना, राइट की तरफ वाइडर स्पेसिंग है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा सा नैरो होता चला जाता है, क्रैम्प होता चला जाता है। अब इसी को देखकर हमें अंदाजा लग जाता है कि ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं मतलब स्पेस कम पड़ता चला जाता है उनको। तो पहले ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने कुछ, है ना। जैसे हम शुरू में लिखते हैं तो हमें लगता है बहुत सारा स्पेस है, फिर जैसे जैसे हम आगे अपने एंड की तरफ जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि भाई स्पेस कम है, तो हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, या मतलब उसको थोड़ा सा और नैरो करके लिखना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे, तो ये एक आइडिया लगा है, ठीक है। अब कई सारी ऐसी सरफेसेस हैं जहां पर इन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, यूटेंसिल्स हैं, यानी बर्तन हैं बड़े पैमाने पर, जो पॉटरी है इनकी, ठीक है, या ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडॉल्स हैं, मतलब जहां जहां भी आप देखोगे तो उनमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको राइटिंग मिलेगी, ठीक है। सो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको ये राइटिंग मिलेगी। लगभग मैक्सिमम चीजें जितनी भी हमें मिली हैं हड़प्पा में, उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे सील, अब सील तो मार्क ही है, उसमें लिखा ही रहेगा, ठीक है। कॉपर टूल्स हो गए, कॉपर टूल्स में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ तरीके के मार्क्स बने हुए हैं हमें, ठीक है। रिम ऑफ जार, जो जार है, बर्तन है, उसकी जो ऊपरी रिम है उसमें भी लिखा हुआ, उसकी नेक पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ इनग्रेव्ड है, ठीक है। कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ठीक है, कुछ कुछ टैबलेट्स जैसे मेसोपोटामिया टाइप के उस तरीके से वो भी हमें मिले हैं, मेसोपोटामिया में मिले हैं जो, वैसे ही कुछ इधर भी हैं, ठीक है। अब वाइडली वो अकाउंट के पर्पज से नहीं यूज होते थे जैसे मेसोपोटामिया में। ज्वेलरी है, बोन रॉड्स हैं, ठीक है। तो जितनी भी
इवन ये जैसे व्हाइट कलर का जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो एक साइन बोर्ड है, मैंने कहा था ना एक बैनर है एक साइन बोर्ड, तो वो इस तरह का साइन बोर्ड, एंशियंट साइन बोर्ड, तो इन सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स टू, कि हर जगह लिखते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंट है या वो ऑब्जेक्ट पेरिशेबल यानी डिस्ट्रक्टिबल है, यानी वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, है ना। तो चाहे वो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स हों चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स हों, उनमें सब में लिखने की परंपरा थी उस समय। जैसे आज के डेट में आप बहुत कॉमन इसको रिलेट करने की कोशिश करो तो आपके घरों में बर्तन मिल जाते हैं, आप कोई चीज़ लेके आते हो तो उसमें कई बार लिखाना पसंद करते हो कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक थाली लेके आए, कटोरी लेके आए, है कि नहीं, कुछ भी ऐसा लेके आए आप, तो उसमें आप नाम लिखा देते हो, है कि नहीं। कुछ एक बर्तन लेके आए तो उसमें नाम लिखा देते हो आप, है ना। आजकल तो शरीरों में नाम लिखा, मतलब ये तो खैर शरीर में नाम लिखाना बहुत पुराना पैटर्न है, आज का नहीं है, एंशिएंट से ही चला आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स में भी लिखाने का पैटर्न है, घरों में नाम लिखाते हैं हम लोग, है कि नहीं। मतलब घर में एक प्लेट लगा देते हैं, उसमें लिखा होता है कि मिस्टर फला एंड मिस्टर फला, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टर फला एंड मिस फला, इस तरह से। तो ये चीज़ हमें ये याद दिलाती है ना कि यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट में राइटिंग आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब इससे एक अंदाज़ा और लगता है, ये अंदाज़ा ये है कि क्या हर कोई पढ़ना लिखना जानता था, क्या वाइड स्प्रेड लिटरेसी थी। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस इज जस्ट एन अजम्पशन कि क्या यहाँ पर लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, क्या हर कोई लिखना पढ़ना जानता था उस समय। अब ये बात उस समय की उसी समय रह जाएगी, हमें ये 100% एश्योरेंस नहीं है, हम ये क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है इस बात पे कि हर कोई पढ़ना लिखना जानता था कि नहीं जानता था। कोई बात नहीं है, चलो। तो ये हो गया हड़प्पा की सील। हड़प्पा की सील और स्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है होपफुली। अब मैं आपको समझाता हूँ वेट्स के बारे में। तो वेट्स जो है ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पा में बड़े पैमाने पर जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेड होता था, इनमें क्वांटिटी जो होती थी ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो बार्टर सिस्टम के, चाहे क्या बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता रहा होगा ट्रेड, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी होती थी इनको इंश्योर किया जाता रहा होगा कि प्रॉपर क्वांटिटी में चीज़ों को मेजर किया जाए। मतलब डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड हो, इन दोनों ट्रेड में माइट बी क्या, ये तो प्रॉपर इंडिकेशन है ही है, मतलब 100% श्योर है। अब थोड़ा सा वही मैं बार बार जो कहता हूं कि अगर ये रिटन फॉर्म में हम डिकोड कर लेते तो इट वुड हैव, मतलब मज़ा ही आता, इसमें अलग ही लेवल पे इतिहास पढ़ने पे आपको और हड़प्पा के बारे में मज़ा आता। कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि वेट का सिस्टम जो है ये क्वांटिटीज़ को, प्रॉपर मेजरमेंट को इंडिकेट करता है। सो एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम। जितने भी एक्सचेंजेस होते थे, मैंने कहा ना कि प्रॉपर प्रिसाइज क्वांटिटी, मतलब आज के डेट में आप मिडिवल टाइम पर आप बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ते हो, मॉडर्न टाइम पे आज आप जो भी एक्सचेंजेस करने जाते हो, कोई सामान लेने ही गए, तो जो उसकी प्रिसाइज क्वांटिटी है उस पर बड़ा स्ट्रेस किया जाता है। आप ही दुकान चले जाओ और आप कह दो कि भैया 1 किलो शक्कर दे देना, और आपको वो 600 ग्राम 700 ग्राम शक्कर दे दे, है ना, 300 ग्राम दबा दिया आपकी, है ना। घर पहुंचे, मान लो आपको नहीं समझ आया और आपके पेरेंट्स समझ गए कि या तो 1 किलो नहीं लग रहा है, तो बड़ा बवाल हो जाएगा, है कि नहीं, कि तुमने दे कैसे दिया, तुम 300 ग्राम शक्कर कम दे कैसे सकते हो, है कि नहीं, पैसा आपने पूरा 1 किलो का ले लिया। तो जो ऑथेंटिकेशन है, जेन्युइननेस है ना, मेजरमेंट्स की, क्वांटिटीज की, उसको प्रॉपर इंश्योर किया गया था कि भैया मतलब ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, जितना माल लो उतना ही का माल दो। तो एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड, जो भी ट्रेड में एक्सचेंज होते थे, इन एक्सचेंजेस को प्रॉपर नियंत्रित किया गया था, रेगुलेट किया गया था, ठीक है। कैसे? थ्रू द वेट, भार का या वेट का प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया था जो कि एक्यूरेट था, ठीक है। उस समय की जो यूनिट्स थी, जो मेजरमेंट था, उसके हिसाब से ये प्रॉपर चीजें थी, ठीक है। और ये जो वेट्स थे, दे वर मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। ये एक तरीके का, ये पत्थर था एक तरीके का, जिसे शर्ट कहते थे, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, या कर्ट भी कह सकते हो, है ना। और इन वेट्स, जैसे आज के डेट में आप जो वेट है ना, उनको ही इस तरह से नाम दिया जाता था। और
ये जनरली क्यूबिकल फॉर्म के होते थे, इनमें कोई मार्किंग्स नहीं होती थी, कोई मार्किंग्स नहीं होती। जैसे आज के डेट में वेट में आप 1 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, इस तरह की मार्किंग्स होती हैं। उस समय ये प्रॉपर मार्किंग्स नहीं होती थी, लेकिन ये माना जाता था कि जो भी वेट यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर कैसा है, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट में बना हुआ है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेशन भी क्लियर होते थे। देखो लोअर डिनोमिनेशन जो होते थे वेट के, है ना, वो पर्टिकुलर बाइनरी नंबर्स में 01, 02 इस तरीके से 2, 4, 8 इस तरीके के डिजिट्स में होते थे, ठीक है ना, जो कि 12,800 तक जाती थी। तो ये डिनोमिनेशन इंडिकेट करता है कि वाइड रेंज ऑफ मार्किंग वाज देयर, और ये भी इंडिकेट करता है कि कितने ह्यूज अमाउंट में एक्सचेंजेस होते रहे। मतलब छोटे से छोटा एक्सचेंज से लेके बड़े अमाउंट तक का जो एक्सचेंज होता था, बड़े लेवल तक का जो एक्सचेंज होता था, उसके लिए भी इनके पास वेट या मेजरमेंट का पैमाना या यूनिट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब अगर एक बल्क में अगर आपको कोई चीज क्वांटिटी में मेजर करनी है, उसके लिए भी यूनिट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, डेसिमल सिस्टम में फॉलो करते थे इस मेजरमेंट को ये लोग, ठीक है ना, मतलब पॉइंट्स में इस तरीके से कि अगर मान लो कम ज़्यादा भी हो गया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। क्लियर है। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेगिंग ज्वेलरी एंड द बीड्स। मेटल स्केल पैन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। छोटे छोटे डिनोमिनेशन वाले जो यूनिट्स हैं, इनका इस्तेमाल छोटी चीज़ों को या बहुत कम भार वाली चीज़ों को मेजर करने के लिए होता था, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया। और बड़े डिनोमिनेशन वाले जो यहाँ पर वेट्स हैं, इनका इस्तेमाल माइट भी बड़े लेवल पर, जैसे ग्रेन्स का जब कभी ट्रेड होता रहा होगा, या दूसरे बड़े अमाउंट में आइडॉल्स या कुछ भी और ऐसी अमाउंट मतलब ऑब्जेक्ट का ट्रेड या एक्सचेंज होता रहा होगा, जिसमें बड़े डिनोमिनेशन की या ज़्यादा वेट की रिक्वायरमेंट होती थी, तो यूज़ होता था। ठीक है, इसके अलावा मेटल स्केल पैन्स, हमें यहाँ पर नापने के पैन्स, स्केल पैन्स में मिले हैं जो कि मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि हाउ एक्यूरेट एंड हाउ परफेक्ट देयर वेट सिस्टम वाज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। ये चीज जो है अपने आप में बहुत मतलब परफेक्ट वेट एंड मेजरमेंट का एक पैमाना बता रही है यहाँ पे। अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन लगा हो तो बताना। मेरे ख्याल से मैंने लगभग आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके का इनका पैटर्न था वेट और मेजरमेंट का। तो चलो, ये लगभग पूरा हमने कर लिया स्क्रिप्ट का, सील का और वेट का। इसके साथ अब आपको कुछ अच्छी चीजें और बता दे। कौन सी अच्छी चीज है? आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th के डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं सिलेबस में, फिर भी अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एनरोल इन द बैचेस, इन बैचेस में एनरोल करने की। ठीक है, आप एनरोल करिए। और क्लास 11th के लिए इंसेप्शन का बैच है। ठीक है, क्लास 12th के लिए विक्ट्री का बैच है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट डिटेल में मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको इस प्लेटफॉर्म में टीचर्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। आप इस बैच में इन 3 टीचर से तो पढ़ ही लोगे, इसके अलावा आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म यूनिफाइड है। बैचेस भले आपके अलग अलग हैं, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म यूनिफाइड है और आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सो क्लास 12th स्टूडेंट्स, फॉर यू दिस इज द डेडिकेटेड विक्ट्री बैच। क्या फायदा होगा आपको जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे? तो आपको जो फायदे मिलेंगे वो क्या, ये फायदे मिलेंगे। सबसे पहली चीज, टीचर के साथ में प्रॉपरली इंटरैक्ट होकर पढ़ने का मौका। कभी आके देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है और कितना इंटरैक्टिवली आप टीचर के साथ में पढ़ते हो बैठ। ये इट इज़ जस्ट लाइक दी ऑफलाइन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप भले ही आप इंस्ट्रूमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेके बैठे होते हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो फीलिंग जो होती है, वो आपकी ऑफलाइन जैसी आपको मिलेगी। तो यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर, देन यू कैन आस्क the questions using the question tab with your teacher। पढ़ते पढ़ते छोटा मोटा डाउट आ गया कभी, है ना, तो टीचर आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर वो एक समय पर्टिकुलर पर आपका डाउट भी रिजॉल्व कर देंगे, जब उन देखेंगे कि हाँ इसका डाउट जेन्युइन है और ये ज़रूरी है समझ लेना इसको, तभी आगे बढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस के दिन आप पर्टिकुलरली सिर्फ डाउट्स पे ही डिस्कशन कर सकते हो अपने। देन लाइव पोल ऑप्शन। अब टीचर को लगा कि पढ़ाया तो खूब है, चलो एक बार थोड़ा पोल ले लिया जाए। पोल्स का ऑप्शन है जिससे आप अपनी लर्निंग्स को एसेस कर सकते हो, समझ सकते हो, जांच सकते हो कि कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, कितना आता है आपको। ठीक है, और यही नहीं, एक तो आप अपने आप को तो एसेस करोगे ही, जब लीडर बोर्ड में रिजल्ट होगा पोल का कि भाई
इतने लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है, तो वो चीज़ और आपको इंटरैक्टिव लगेगी, आपके अंदर वो एक तरीके से एनर्जी फील करेगी कि हाँ हाँ इतने सारे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अब मुझे और compete करना चाहिए, ठीक है। देन द बेस्ट थिंग इज स्कॉलरशिप। तो आप स्कॉलरशिप का सबसे बेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को भी फंड कर सकते हो बाय अटेम्प्टिंग द स्कॉलरशिप टेस्ट। और ये सारा बेनिफिट अगर आपको अवेल करना है तो बड़ा इजी आपके पास ऑप्शन है, आप जाएं और जब एनरोल करें बैचेस के लिए, ठीक है, तो कोड इस्तेमाल करें इंद्र, INDRA। दिस कोड यू हैव टू एंटर देयर, INDRA इंद्र कोड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसमें, तो वो एक और एड बेनिफिट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विथ अस टेलीग्राम चैनल, सोशल स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आइए, हमसे कनेक्ट होइए, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। सो होपफुली ये पूरा लेक्चर आपको सील्स, स्क्रिप्ट और वेट्स का क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और इनफैक्ट अगर थोड़ा डाउट बचा भी है, कमेंट करो, मैं उस डाउट को रिजॉल्व करूंगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन सोशल स्कूल के साथ बने रहो। थैंक यू।